नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास की ज्योग्राफी है उसका 7 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारा देश भारत। तो इससे पहले जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी एनसीईआरटी की, उसमें आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो वलित पर्वत हैं उसके उदाहरण कौन से हैं। जो हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, वलित पर्वत के उदाहरण कौन से हैं, तो उसमें आपको पूरा मैंने समझाया था सारी चीजें। तो आज यहां से पढ़ते हैं हमारा देश भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण और काफी अच्छा प्यारा सा टॉपिक है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके तीन ओर पानी हो। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, जल से घिरा हुआ हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यह भारत है। तो इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, और ऊपर क्या है? हिमालय पर्वत। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है वो स्थल भाग, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। और ऊपर क्या है? हिमालय। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर है। अब देखिए, इसके अंदर चूंकि 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से है, तो इन्होंने पूरा जो आंकड़ा है वो दिया नहीं है इसमें। जैसे 32.8 है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वैसे है तो सही। डिटेल में पूरा इसको हम कैसे लिखेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो 3200, तो ये लगभग 3200 है, फिक्स है ये 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की तरफ की जो है वो है 2933 किलोमीटर। तो यहां 32 के साथ में 14 आ जाएगा और 29 के साथ में 33 आ जाएगा, तो ये फिक्स जो इनकी दूरी है वो आ जाएगी। लेकिन आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है तो आपको ये फिक्स दूरी याद होनी चाहिए। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग और द्वीप समय स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2001 से अब तक भारत की आबादी 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये जनसंख्या के बारे में है कि चीन के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। अब भारत की स्थिति की बात करते हैं। भारत देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी आपको भी पता है कि यह भारत है, यह 0 डिग्री, तो ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इससे दक्षिण का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है वो देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी जो है देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है इन्होंने जो है। तो ये देखिएगा, ये भारत की स्थिति है। ये हो गया यहां 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहां जो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो गया 37 डिग्री 6 मिनट। और यहां जो ये गुजरात की तरफ वाला भाग है, यहां कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, और पूर्वी देशांतर जो है वो कितना है यहां? ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ यहां हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और याद करने का तरीका देखिए, बहुत आसान है, इसको बहुत ही आसान है। यहां याद कर लीजिए 84 एक साथ। 84 के ऊपर अब देखिए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है कि कौन सी आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, यह आपको याद होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल था? 370। 370 था। यहां ऊपर अब यह पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा आर्टिकल था? 370। अब तो वो दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया, लेकिन वो किस आर्टिकल के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था? 370 के तहत। तो 370 है ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ, 70 को लास्ट में जीरो को 6 कर दो, कर दिया 6, 376 हो गया। यहां 84 हो गया। और अगर हम समुद्र की जो भाग वाला भी माने तो फिर जो अंडमान निकोबार है वो यहां हो जाएगा 64, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट। ये तो स्थल वाला दक्षिण का भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्मली यहीं से मानते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार वाला भी जो लास्ट, जो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार के अंदर इधर स्थित है, उसको भी माने तो फिर वो 6 डिग्री 4 मिनट है। तो आप 64, 84, ये ऊपर आ गया 376। तो याद रह जाएगा 64, 84, 376। अब यहां देखिए इस तरफ का कैसे याद करना है। ये जो गुजरात वाला है, आपको 786 सभी को याद होगा। 786 ये नंबर आपको अच्छे से पता है। हमने 786 को ऐसे लिखा है, इस 786 को आप इस 8 को इधर लिख दीजिए और 6 को इधर लिख दीजिए, यानी 786 हम ऐसे लिखते हैं, तो उसको 7 8 6 786 ऐसे लिख दीजिए। तो ये इधर जो गुजरात की तरफ जो पूर्वी देशांतर है, इसका आ जाएगा 786 ऐसे लिख दोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट। याद करने की जरूरत ही नहीं है, गोटे लगाने की जरूरत नहीं है। 84 इधर 64, 84 376, और इधर वाला जो है याद रखना 786 को ऐसे लिख दो अपोजिट साइड से, और इधर वाला जो है वो हो जाएगा 97 25। तो लास्ट में 25 भी अगर आपको याद रह गया तो भी आपको याद आ जाएगा, लास्ट में आपको 25 भी याद रह गया इस तरफ, तो 5 और 2 कितने होते हैं? 7, और 7 और 2 कितने होते हैं? 9। आ गया 97 25। अब ये सारे आपको याद हो गए, और इसको आप और छोटा करके देखेंगे तो ये सारा जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो ब्रिटेन से निकलती है, तो भारत तो उसके पूर्व में ही है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो भारत तो पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहां के दो छोर, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, तो इनके बीच में जो अंतर है वो लगभग 29 डिग्री का है। तो इनके देखिए समय में कितना अंतर हो गया, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश और एक तरफ ये गुजरात वाला लास्ट भाग, तो लगभग 2 घंटे का जो समय का है वो अंतर यहां मिल जाएगा, क्योंकि एक देशांतर जो है वो 4 मिनट का समय लेता है क्रॉस होने में। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। सूर्योदय पहले क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ये जो भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, और ये लास्ट में इधर का आता है ये गुजरात वाला, तो पश्चिम से पूर्व घूमेगी और ये सूर्य है, तो पहले अरुणाचल प्रदेश वाला भाग सूर्य के सामने से होकर निकलेगा, तो पहले ये आएगा, तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे पहले सूर्यास्त भी सबसे पहले कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अब जैसे मान लीजिए अपने यहां शाम को लगभग आप ये मान लीजिए कि 6:30 या अभी मान लीजिए 7 बजे के आसपास लगभग अंधेरा होना शुरू हो, तो अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है यहां लगभग 5 बजे शाम को ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहां शाम को अगर 6 बजे के आसपास अंधेरा होना शुरू होता है तो वहां 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा,
क्योंकि वो भाग पहले आता है और सुबह 4 बजे वहां दिन उग जाएगा। 4 बजे मॉर्निंग हो जाएगी, वहां पे सूर्य दिखने लग जाएगा। हमारे यहाँ मॉर्निंग होगी लगभग सुबह 2 घंटे के पश्चात 6 बजे के आसपास। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस याम्योत्र को भारत का मानक याम्योत्र भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। तो ये देश हैं आपके सामने। ये देखिएगा, इसमें ये भारत है, तो ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान और चाइना आ गया यहां पर। ये चाइना है, ये नेपाल आ गया, भूटान और म्यांमार, और इधर ये बांग्लादेश। तो ये 7 कंट्री हैं जिनके साथ में भारत की जो स्थलीय सीमा सीमा है वो जुड़ी हुई है। और भारत के अंदर देखिएगा अभी कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ध्यान रखिएगा 288 यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। और यहां जो है ये जम्मू कश्मीर का ऐसे हो जाएगा यहां से, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया इधर वाला, इधर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र। तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 केंद्र शासित बना दिए गए तब 9 हो गए थे। और उसके बाद जो ये दमन दीव है और इधर है दादर नागर, इन दोनों को एक कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, दमन और दीव और तथा दादर और नागर। तो इन दोनों को जब मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया, तो फिर ये अब वापस कितने रह गए, 8 रह गए। तो 8 अभी केंद्र शासित प्रदेश और 28 हैं राज्य। इनमें से कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो इसका पहले भी जिक्र आया था पाक जल संधि का। और जिधर ये पाक जल संधि है, इसके एक तरफ इधर बंगाल की खाड़ी भी है और इस तरफ मन्नार की खाड़ी है। इधर श्रीलंका हो गया और इधर भारत हो गया। तो यहां है पाक जल संधि। श्रीलंका और मालदीव जो है वो हमारे पड़ोसी पड़ोसी देश हैं, समुद्र में स्थित जो हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और इसको 8 कर लेना, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। और राज्यों को आगे जिलों में बांटा गया है। ये देखिए, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। इधर है कच्छ की खाड़ी और फिर उसके बाद यहां ऊपर ये हिमालय पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है, ये हिमालय है, ये शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद ये नदियां जो निकल रही है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सिंधु। और उसके बाद में भारतीय मरुस्थल, फिर ये अरावली श्रेणी, ये राजस्थान कैसे निकलेगी यूं। यहाँ भी ये विंध्य श्रेणी है, इधर सतपुड़ा श्रेणी, ये नर्मदा ताप्ती, ये गोदावरी, ये दक्कन का पठार आ गया दक्षिण में, इधर महानदी उड़ीसा की तरफ। और ये जो मैदान है उत्तर का विशाल मैदान, तो गंगा नदी वाला, यमुना वाला, इन से बना हुआ। तो उत्तरी मैदान इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इसके बाद ये पश्चिमी घाट इस तरफ, और ये हो गया पूर्वी घाट। और इसके साथ ही
तटीय क्षेत्र, यानी जो तटीय क्षेत्र है, तट के किनारों वाले भाग, वो हो जाएंगे। ये दक्कन का पठार है, ये गोदावरी है, ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, इधर कावेरी नदी है। तो पर्वत या पहाड़ी श्रेणी, जिनको इस तरह से रेड लाइन से बताया गया है। पठारी भाग, ये आपको जो मैले दिख रहे हैं येलो पार्ट वाले, तो ये पठारी भाग है, और बाकी जो है वो मैदानी भाग है। तो ये है भारत का भौतिक रूप से विभाजन। ये आगे की पुस्तकों में और डिटेल में आएगा। देखिए, जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? यह नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी। और निक्षेपित का मतलब ही होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है वहां। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो वो सहायक नदी कहलाती है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का मतलब सिपाही का। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहां स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो यह है कि सबसे उत्तर के अंदर जो है वो वृहत हिमालय या हिमाद्री, उसके बाद मध्य हिमालय या हिमाचल, यह हिमाद्री के दक्षिण में, और उसके बाद आता है शिवालिक। हालांकि देखिए, इनका डीपली और भी जो है वो वर्गीकरण है, लेकिन 6 क्लास के अंदर जो है अभी इतना ही है। आगे की पुस्तकों में और डिटेल में आएगा। इधर यह है कि क्या आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। क्या होता है? इस डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल जो वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को ही नदी का मुहाना कहा जाता है। तो वहां त्रिभुजाकार जो आकृति है उसका निर्माण होता है जहां नदियां जो है वो समुद्र में मिलती है। तो वो जो नदी का मुहाना कहते हैं, जहां नदियां समुद्र में मिलती है उस स्थान को, तो वहां इस डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो ये भारत का उत्तर का मैदान है, और इन नदियों के द्वारा जो भी मिट्टी बहा करके लाई जाती है उसके द्वारा निर्मित मैदान है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहां वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती है, नर्मदा और ताप्ती। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ और असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लोहा अयस्क मिलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
देखिए एग्जाम में इतना सिंपल प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। अब उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा नदी। अब कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो नर्मदा नहीं गिरती। तो इस प्रकार से नदियां याद हो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब जहां ये समुद्र में मिलती है, जो वो नदियों का, उसको मुहाना कहते हैं, जहां से नदियां समुद्र के अंदर आगे जाकर के मिलती है, जो उसका मुंह है कि अब ये यहां से मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वर्दी इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपके सामने एक परवाल द्वीप का उदाहरण है। ये परवाल क्या होते हैं, ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, तो जिसे पोलिप कहते हैं। और जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका फिर कंकाल बन जाता है। तो उन्हीं से बनी हुई जो एक दीवार सी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर परवाल भित्ति कहते हैं। और भारत के दो द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सी द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। समाचार पत्रों और लोगों से बातचीत के जरिए जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो समुद्र तल पर जब भूकंप के कारण ये उत्पन्न होगी तो एक विशाल सागरीय तरंग है, जो कि जहां स्थल है वहां तक ये आ जाती है। तो अंडमान निकोबार वाला जो स्थान था, तो उधर 2004 के अंदर बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था सुनामी में। ये सुनामी का चित्र बताया गया है। ये देखिएगा द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप है इधर, किस में, अरब सागर में। और इधर है अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो ये कहाँ है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और ये किधर है, लक्षद्वीप, अरब सागर में। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, तो यहां से ऊपर ये, तो दक्षिण का भाग क्या कहलाता है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है। तो किसके बीच में है, श्रीलंका और भारत के मध्य। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। अरब सागर में तो भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? मालदीव भारतीय द्वीप समूह नहीं है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। सही उत्तर हो जाएगा खैर लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, सही उत्तर हो जाएगा अरावली। इसके बाद में आप देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। महान हिमालय को और किस नाम से जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नर्मदा नदी कौन से सागर में गिरती है। और भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है। ये 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं कमेंट करके। और ये जो है, ये 7th चैप्टर आपका पूरा हो गया 6 क्लास के एनसीईआरटी का। अब एक चैप्टर और बचा है, छोटा सा लास्ट वाला 8वां चैप्टर, वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।